Hello students, welcome in Nature Creation official YouTube channel, class 12th Kinetics. So in the last lecture we have discussed about the rate of reaction or rate of disappearance of reactant or appearance of product. Clear? We see the average rate of reaction also. So now we are proceeding with our next topic, that is instantaneous rate. How to find instantaneous rate of a chemical reaction. सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले देखिए, हम डायग्राम से ही सारी थ्योरी को कवर करेंगे। तो ये हमें जो डायग्राम बनाया है दो चीज़ों के बीच में आएगा। नीचे की तरफ हम टाइम लेंगे और जो वर्टिकल डायरेक्शन है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अब सबसे पहले ग्राफ के अंदर देखिए कि इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, नीचे टाइम है। तो जब टाइम मेरे पास 0 था, यहाँ पे ये टाइम क्या है, 0 है। तो जब टाइम कहता है 0 था तो उस दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बिल्कुल हाई वैल्यू के ऊपर थी, बिल्कुल पीक उसकी हाई थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम क्या हुआ, आगे बढ़ता गया, तो देखिए जो ग्राफ है वो कहाँ आता गया, यानी कि जो उसकी कंसंट्रेशन है वो एक हिसाब से नीचे की तरफ आती गई। ये नीचे की तरफ आई 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 और एक टाइम ऐसा आ गया कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बिल्कुल ही टाइम के पैरेलल चलने लग गई। क्लियर? तो अभी तक सिर्फ क्या देखा है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो डायग्राम है वो ऐसा है। क्लियर? फिर कहता है, अगर हम इस डायग्राम के अंदर कहता आप लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले समझो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको एकदम से कोई बोल दे कि मेरे को इस पॉइंट पे अभी रेट बताओ रिएक्शन का क्या होगा, तो उस दौरान आप जो रेट की वैल्यू निकालोगे दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। सो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा मेथड है। जो हमारा ये डायग्राम था इसके ऊपर फर्स्टली आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये जो रेड आप लोगों को दिख रही है ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस डायग्राम में। ठीक है। इस टेंजेंट का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम नीचे की तरफ डॉटेड लेके जाएंगे, जो हमें बताएगा टाइम t2। उसके बाद हमारी जो ये लाइन थी डायग्राम की, इसी को आगे तरफ देखेंगे जहां से ये बिल्कुल डिक्रीज होने स्टार्ट हुई थी। यहां तक जो वैल्यू थी ऑलमोस्ट फिर भी 0 नहीं, वो थी मतलब 0 से बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू थी, क्योंकि यहाँ पे है ना 0 तो हमारा, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब तो बिल्कुल पीक तो ये है, पीक से थोड़े नीचे पहुँचे थे। तो कहता एक वो पॉइंट लेंगे जहाँ पे क्या है, ये जो डायग्राम है नीचे की तरफ इसकी जो कंसंट्रेशन है वो जाना स्टार्ट हुई थी, तो ये लिया हमने वो पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या होगा बच्चे, इस पॉइंट का नाम होगा C1। C1 क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन के ही डायग्राम है ये, तो इस फर्स्ट पॉइंट है तो इसका नाम लिख दिया मैंने C1 पॉइंट। ठीक है। और इसको कहाँ लेके चला जाऊंगा मैं, नीचे टाइम की तरफ। तो टाइम भी फर्स्ट टाइम लिया है तो इसका क्या बन जाएगा, T1। तो यानी कि कंसंट्रेशन इधर T1 और नीचे टाइम T1। फिर हमने जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस फर्स्ट पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम किस नाम से जानेंगे, C2 के नाम से। तो यानी कि इसको मैं डॉटेड आगे की तरफ लेके चला गया, यानी कि उस दौरान जितनी कंसंट्रेशन होगी दैट इज C2, और उस दौरान जितना टाइम होगा तो उसको नीचे की तरफ रेड डॉटेड लेके गए हुए हैं, वो टाइम कितना होगा दैट इज T2। क्लियर? फिर आप लोगों को पता है कि T2 और T1 के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे डेल T के, यानी कि टाइम के अंदर जितना चेंज हुआ है। क्लियर? फिर कहता है ये तो टाइम का चेंज आ गया, अब इधर हमारे पास था C1 और इधर था C2, तो कहता है अब इन दोनों के बीच में जितना चेंज होगा वो क्या है, वो है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यानी कि इसको किससे डिनोट कर देंगे, डेल C से, यानी कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में
इन दोनों पॉइंट में जितना डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन का। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। फिर कहता है इसको हमने किससे शो किया है, जो ये हमने डॉटेड दिखा रखी है कि C1 और C2 में कितना डिफरेंस है, उसको मैं लेके चला हूँ R, यानी कि R कंसंट्रेशन, क्योंकि ये रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन है तो इसको हमने R से डिनोट कर दिया। C1 का पता चल गया आपको, C2 का पता चल गया, इधर T1 का इधर T2 का, और इनके बीच का जो डिफरेंस दैट इज T का। क्लियर। उसके बाद अब हमें निकालना क्या है, बट हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखिए जो टेंजेंट ड्रॉ की थी उस टेंजेंट पे इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल। सो हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे। ये ट्रायंगल बनाया और मान लेते हैं कि मेरे को इस पॉइंट के ऊपर क्या बताना है, रिएक्शन का रेट बताना है। तो इस पॉइंट पे इसी वजह से मैंने शो किया है कि ये लाइन क्या शो कर रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर इंस्टेंटेनियस, कि इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, जो जहाँ से रेड है ये एरिया, इस पॉइंट में बताना है आपको इंस्टेंटेनियस रेट, यानी कि जिसने भी पूछा है वो इस दौरान पूछा है। ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस रेट हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसने यहाँ पे एक चीज़ शो की है, DR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, जो ये वाली हमारी वैल्यू है टेंजेंट के जो साथ में वर्टिकल पोर्शन है। ठीक है। ये क्या होगा, DR। डी का मतलब क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा चेंज होना। एक हम डेल लिखते हैं, जैसे हम ऐसे लिख देते हैं, और एक हम डी लिखते हैं। तो ये तो हमारा चेंज हो गया, और ये होता है बिल्कुल जब थोड़ा सा ही चेंज हो उसके अंदर। ठीक है। तो ये हो गया R इंस्टेंटेनियस, ये DR। अब देखिए, अब आप लोगों ने कल पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पहले तो कैसे लिखेंगे, पहले तो हम एवरेज ही निकालेंगे किसी भी चीज़ की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो R यानी कि रेट और एवरेज AV, तो वो किसके इक्वल होगा, कहता वो इक्वल होगा माइनस स्क्वायर ब्रैकेट R ओवर T के। अब माइनस का मतलब यानी कि कंसंट्रेशन के अंदर डिक्रीज हुआ है, जो कि हमें ग्राफ से दिख भी रहा है। R का मतलब कंसंट्रेशन, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, और R का मतलब रिएक्टेंट, डिवाइड बाय क्या है T, यानी कि जितनी टाइमिंग के अंदर ये चेंजेज आए हैं। फिर कहता है मैं इस चीज को कहता और कैसे लिख सकता हूँ कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है रिएक्टेंट की, इसको और कैसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कहता माइनस तो ये सेम रहेगा, ये जो आगे माइनस ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद R यानी कि क्या है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए हमने दो पॉइंट माने थे, एक पॉइंट था C1, दूसरा पॉइंट था C2। ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको कि C2 माइनस C1, नीचे क्या आ जाएगा T क्या था अब मेरा, इधर देखो T2 और T1 में जितना डिफरेंस होगा उसको मैंने पहले ही किससे शो किया था, T से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अब T को, T2 माइनस T1। तो यानी कि ये अब क्या निकल के आ गया हमारे पास, ये आया है रेट एवरेज। ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एवरेज रेट निकल के आ गया कि जितना चेंज था, और फिर उस चेंज को जिस सिंबल से शो किया हुआ था वो हमने लिख दिए। उसके बाद कहता है अब निकाल लेंगे हम लोग R इंस्टेंटेनियस, यानी कि एकदम एट ए टाइम पे एक पॉइंट के ऊपर जब बोल देंगे तो उसके लिए कैसे होगा, कहता इज इक्वल टू R इंस्टेंटेनियस माइनस D चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर DT। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसको भी तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन है, बट यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया है, D, जिसका क्या मतलब है अभी हम बताया था कि D का मतलब है यहाँ पे जब थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आए। ठीक है। तो थोड़े से चेंज के लिए हम लोग D यूज करते हैं, अदरवाइज अगर ज़्यादा चेंजेज होते हैं तो फिर हम डेल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, D स्क्वायर ब्रैकेट R ओवर में T। कहता अब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब हमें फाइंड तो मेनली तो वही करनी है। कहता इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव स्लोप। आप लोगों को इसमें स्लोप दिख रही है, स्लोप कहाँ पे है, तो कहता वो क्या होगी, नेगेटिव। और ये क्या निकल जाएगा हमारे पास, इसे हम बोल देंगे R इंस्टेंटेनियस, यानी कि रेट एट इंस्टेंटेनियस टाइम के ऊपर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है। दूसरी चीज़ देखिए, जब यहाँ पे बिल्कुल इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हाई थी, यानी कि कंसंट्रेशन जब पूरी थी, तो उसको हम किससे डिनोट कर रखा है हमने,
आर स्क्वायर ब्रैकेट और इसके पैर में नोट या जीरो। ठीक है, तो यानी कि स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन ये थी और लास्ट में जाके देखिए टाइम के बिल्कुल पैरेलल होगी, तो थोड़ी सी वैल्यू बच गई सिर्फ कंसंट्रेशन की। सो इसी वजह से हम बोलते हैं कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है और वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की डायग्राम लिया था ना हमने कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे टाइम के साथ डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम डायग्राम रहेगा, लेकिन वो डायग्राम था रिएक्टेंट का, बट इस बार जो डायग्राम होगा ये होगा प्रोडक्ट का। देखिए यहाँ पे पी लिख रखा है प्रोडक्ट। ये किस किस के बीच में होगा डायग्राम, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में और नीचे की तरफ टाइम। तो अब आप लोगों को पता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे बनना स्टार्ट होता है। तो यानी कि जब टाइम जीरो होता है तो प्रोडक्ट भी कितना होता है, जीरो, और उस दौरान रिएक्टेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर टाइम जैसे जैसे निकल जाएगा तो टाइम आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट। तब देखिए पहले सिंपल इस कर्व को देखिए जो ये ऐसे राउंडेड सी दे रखी है। इसमें कहता है कि जो ये नीचे टाइम है, कहता है इस दौरान यहाँ पे टाइम कितना होगा मेरे पास, टाइम जीरो, टी जीरो होगा। तो उस दौरान जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो भी कितनी होगी, जीरो। ठीक है, फिर कहता है जैसे जैसे इधर टाइम बढ़ रहा है तो ये टाइम इधर बढ़ रहा है और ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन। तो कहता टाइम के साथ साथ देखिए इधर टाइम बढ़ रहा है और साथ के साथ जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन इधर है ना, तो कर्व कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड। ठीक है, यहाँ तक ऑलमोस्ट जाके हमारा टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। किसकी होती है कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज, प्रोडक्ट की। ठीक है, और उसके बाद फिर ये टाइम के पैरेलल चलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वो कितनी रहेगी, इस पॉइंट पे रहेगी। क्लियर। उसके बाद अब हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट के केस में जैसे हमने पहले रिएक्टेंट के केस में इंस्टेंटेनियस रेट निकाला था, ऐसे ही अब हम लोग प्रोडक्ट के केस में भी रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस निकाल लेंगे। तो सेम एज इट इज रहेगा जैसे पहले किया था। देखिए क्या करना पड़ेगा, जहां से हमारी जो कर्व है वो क्या हुई थी, इंक्रीज होना स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट यहाँ से, यहाँ तक तो नॉर्मल थी, यहाँ से। तो इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, C1। C1 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट कंसंट्रेशन है किसकी, प्रोडक्ट की, और जिस टाइमिंग पे ये होगी उस टाइमिंग को मैं क्या लेके चलूँगा, दैट इज T1। तो ये रेडेड आपको दिख रहा है एरिया कि ये और ये, तो ये हमारी कंसंट्रेशन किस एरिया में आ जाएगी, T1 में, और इसका नाम हो गया C1। फिर कहता है हम आगे बढ़ते हैं, जब कर्व हमारी और ऊपर चली गई तो कहता अब इस दौरान इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कितना, C2, और इसकी टाइमिंग क्या होगी फिर, T2। ठीक है, उसके बाद कहता जो दोनों टाइमिंग के बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि T2 और T1 के बीच में जितना टाइम आएगा उसको किससे शो कर देंगे, डेल T से। लिख रखा है यहाँ पे डेल T। उसके बाद अब देखिए C1 पॉइंट यहाँ पे था, C2 पॉइंट यहाँ पे था। अब इनकी भी तो कंसंट्रेशन में क्या हुआ है, डिफरेंस है ना। तो ये डिफरेंस देखना हमें कितना है, तो इस डिफरेंस को इसने शो किया है डेल स्क्वायर P से, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जितना चेंज होगा वो किससे शो कर देंगे, C2 और C1 से। क्लियर। फिर वही क्या करना पड़ेगा, हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। जिस टाइमिंग पे जो इसका मिड पॉइंट होगा टेंजेंट का वो नीचे लेके चले जाएंगे, और वो टाइमिंग हमारी क्या होगी, T टाइम मान लेंगे उसे। उसके बाद कहता है ये जो हमारी लाइन है स्लोप जो दिख रही है, कहता है ये क्या है, हमारा R इंस्टेंटेनियस है, जिसे हमें क्या करना है, कहता है कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, जैसा कि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था, हमने किसके केस में लिखा था, रिएक्टेंट के केस में। तो अब प्रोडक्ट के केस में कैसे लिखेंगे इसको,
डी स्क्वायर पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू स्लोप, लेकिन वहाँ पे क्या आया था, माइनस स्लोप। लेकिन ये प्रोडक्ट का केस है तो प्रोडक्ट में वैल्यू इंक्रीज होती है, प्लस में वैल्यू जाती है, तो इस वजह से इसके आगे माइनस साइन नहीं आएगा। उसके बाद उसके अंदर हमारे पास आर एवरेज भी आया था, तो ओब्वियसली सी बात है इसके अंदर भी आएगा आर एवरेज, यानी कि रेट एवरेज। तो ये इस पॉइंट, ये जो कर्व शो कर रखी है, तो कहता है आप लोग इसको क्या मान लेंगे, आर एवरेज। क्यों मानेंगे आर एवरेज? एवरेज का क्या मतलब होता है, एक इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट तक जितने टाइमिंग में वो डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि C1 से लेके C2 कंसंट्रेशन तक जाते हुए जितना टाइम लिया उसको मैं क्या मान लूँगा, आर एवरेज। तो अब इसको कैसे शो करेंगे, डेल स्क्वायर पी डिवाइड बाय डेल टी। लेकिन जो है डेल स्क्वायर पी है, ये है क्या हमारे पास, अगर देखा जाए इधर तो ये था हमारा C2 पॉइंट, नीचे था हमारा C1 पॉइंट, C1 पॉइंट T1 पे था, C2 पॉइंट T2 पे था। तो यानी कि प्रोडक्ट डेल पी जो है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C2 माइनस C1। C2 उसकी हायर कंसंट्रेशन थी और C1 उसकी फर्स्ट कंसंट्रेशन थी। उसके बाद डेल टी की बजाय मैंने क्या पुट किया है, T2 माइनस T1। अब ये T2 माइनस T1 क्या है, T2 जब कंसंट्रेशन C2 और T1 जब कंसंट्रेशन C1। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास R एवरेज भी निकल के आ गया, यहाँ से मेरे पास R इंस्टेंटेनियस भी निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका केस, प्रोडक्ट का केस। एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है हमेशा कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डायग्राम आप लोग बनाते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डायग्राम अपोजिट होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब टाइम बिल्कुल जीरो होता है तो हाई होती है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब टाइम जीरो होता है तो वो भी जीरो ही होती है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट हमारा घटता जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बढ़ता जाएगा। तो प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे आएगा और जो रिएक्टेंट का ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ होगा। क्लियर, ये थे हमारे आर एवरेज और आर इंस्टेंटेनियस। अब चलते हैं आगे, देखिए कहता है उसके बाद यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि अब हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसकी हमें यूनिट्स भी पता होनी चाहिए कि क्या यूनिट्स होंगी, कैसे होंगी। तो देखिए कहता है फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 दैट यूनिट कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। कहता अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो देखिए कौन सी थी इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 था जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर था, यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई थी रिएक्टेंट की, और इक्वेशन 2 थी जब अपीयरेंस हुई थी प्रोडक्ट की या इंक्रीज हुआ था प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहता इन दोनों से हमें क्या पता चलता है कि जो कंसंट्रेशन ओवर टाइम है, यहीं से बनेगी ना यूनिट। तो ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या है, टाइम। तो इसकी कहता है यूनिट क्या बन गई, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। क्लियर, आगे कहता है फॉर एग्जाम्पल इफ द कंसंट्रेशन इज इन मोल लीटर इनवर्स। अगर कहता किसी रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे हो, मोल लीटर इनवर्स में हो, एंड टाइम इज इन सेकंड, और टाइम किस में हो, कहता सेकंड में हो, तब जो उसकी यूनिट होगी फिर कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स की बजाय कहता फिर वो कैसे होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि मोल और लीटर तो उसने पहले ही दे दी थी कंसंट्रेशन, और टाइम सिर्फ किस में आ गया अब, सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स। उसके बाद कहता अगर सिस्टम कैसा हो, गैसियस हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन गैसियस भी होती है गैसियस फेज में, तो कहता उनके लिए फिर जो यूनिट रहेगी द यूनिट इज एटमॉस्फेरिक सेकंड इनवर्स। कैसी रहेगी, एटमॉस्फेरिक सेकंड इनवर्स। और इसका रीज़न क्या है, हमने पहले भी बताया था कि जो गैसियस रिएक्शन होती है उनको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में रीड करते हैं। ठीक है, तो उसी की वजह से इनकी जो यूनिट भी बनेगी फिर एटमॉस्फेरिक सेकंड इनवर्स के अंदर। क्लियर, ये था बच्चे हमारा आज का टॉपिक। ये हमारा रिएक्टेंट का था जो हमने कल किया था, और ये हमारा प्रोडक्ट का केस था। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू सो मच।